हेलो गाइस, आज बात करेंगे टाटा ग्रुप के पिछले 10 साल के सबसे बड़े मल्टीबैगर स्टॉक। वो स्टॉक जिसका पिछले 10 साल का रिटर्न 140 गुना है। 2022 से 2025 के बीच इस स्टॉक ने 140 टाइम्स का रिटर्न दिया। आज बात करेंगे सस्ते अफोर्डेबल कपड़ों की रेंज में, फैशन की रेंज में, जेंजीज के लिए अफोर्डेबल कपड़े देने वाला ब्रांड ट्रेंट की एक्सपेंशन स्टोरी, फिर उसका क्रैश और अभी जो रीसेंट रिजल्ट्स आए हैं उससे हम क्या रीड कर सकते हैं, कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल लेवल्स भी। टेक्निकल लेवल्स किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं, क्या टारगेट्स होंगे, क्या स्टॉप लॉस होंगे, ये मैं बीच में कहीं बताऊंगा, मुझे मालूम है, वरना लोग सीधा वीडियो वहीं पे पहुंच जाते हैं। जब फंडामेंटल एनालिसिस करो तो बस स्टॉक का नाम देख लो, और अगर किसी जाने माने स्टॉक पे बात करो तो बस लेवल्स देख लो। ये सब करते हैं। हाँ, और इसीलिए मैं उन स्टॉक्स की बात ही नहीं करता नॉर्मली जो न्यूज़ में हों, लेकिन ट्रेंड जो है बहुत बड़ी स्टोरी है। अब सबसे बड़े मल्टी बैगर से लेके अब जो है उसको सेंसेक्स से बाहर करने की बात चल रही है। सेंसेक्स में कोई भी जो हमारी जो टॉप 30 मार्केट कैप की कंपनियां होती हैं ना, उन्हें रखा जाता है, और निफ्टी 50 में हमारी फ्री फ्लोट की टॉप 50 कंपनीज होती हैं। जैसे मार्केट कैप में तो रिलायंस सबसे बड़ा है, लेकिन HDFC जो है फ्री फ्लोट, उसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। फ्री शेयर्स, कितने शेयर्स, फ्री फ्लोट का मतलब होता है कितने शेयर्स ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हैं। अगर 2 करोड़ शेयर अवेलेबल हैं फ्री फ्लोट के लिए ट्रेडिंग करने के लिए, तो 2 करोड़, अगर रिलायंस के 4 करोड़ हैं तो रिलायंस का फ्री फ्लोट ज़्यादा हो गया। तो फ्री फ्लोट जो है वो मेन क्राइटेरिया है निफ्टी के स्टॉक्स के लिए, और मार्केट कैप जो है वो मेन क्राइटेरिया है। ऑब्वियसली उसमें भी फ्री फ्लोट वगैरह कंसिडर होते हैं, बट मार्केट कैप जो है मेन क्राइटेरिया होता है सेंसेक्स की टॉप 30 कंपनीज में, है ना। अभी अभी सेंसेक्स ने जो है श्रीराम फाइनेंस का इंक्लूजन और जो है आपका ट्रेंड को बाहर करने की बात चल रही है। जो अभी लिस्ट आएगी रिसेंट, उस पर या तो श्रीराम फाइनेंस पे बात चल रही है या हिंडाल्को को एंटर करने की बात चल रही है। तो अभी डीप डाउन करेंगे कि क्या ऐसा हो गया कि एक टाइम पे सबसे बड़ा मल्टी बैगर एक 140 टाइम्स रिटर्न, और आज जो है सेंसेक्स से बाहर करने की उसको बात चल रही है। तो अभी आते हैं इनके फंडामेंटल नंबर्स पे, फिर हम देखेंगे क्रैश के रीजंस, क्या नंबर्स में ऐसा खराब हुआ कि आपका 40% से करेक्ट हुआ है, और देन उसके बाद टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आप पिछले 10 साल का कैगर देखते हैं, CAGR देखते हैं ट्रेंड का, तो वो 37% का। पिछले 5 साल का कैगर है 38% का। तो अगर आप रूल ऑफ 72 से जाएंगे तो मतलब हर 2 साल में लगभग, आप 72 को 38 से डिवाइड कीजिए, लगभग 1.5 साल के अंदर पैसे को डबल कर दिया है इसने। कैगर का मतलब ये होता है, किसी और वीडियो पे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लेन कर रहे होंगे। फिर 3 साल का जो रिटर्न है वो आपका 41% का है, और 1 साल का जो आप कैगर है वो -22% का है। पी रेशियो पे अगर आते हैं तो अभी जो करंट पी है वो 86 का है अगेंस्ट द इंडस्ट्री पीई ऑफ 74। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं, पीई एक्चुअली क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। आसान भाषा में 1 रुपए की कमाई पे मार्केट आपको कितने रुपए का रेट देने को तैयार है, उसको पीई बोलते हैं। एक कोई स्टॉक जब 1 रुपए की कमाई कर रहा है और उसका 86 का पीई है, मतलब हर 1 रुपए की कमाई पे मार्केट आपको 86 रुपए का भाव देने को तैयार है। इसको आसान भाषा में पीई बोलते हैं। और आसान भाषा में, अगर आज स्टॉक की अर्निंग, क्योंकि पीई होता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, स्टॉक का प्राइस कितना है उसको ईपीएस से डिवाइड करेंगे, अर्निंग पर शेयर। तो अगर आज आपकी अर्निंग को कांस्टेंट कर दिया जाए तो कितने साल लगेंगे आपको आपका पैसा वसूल करने के लिए। तो अगर 86 का पीई है ट्रेंड का, तो 86 के पीई का मतलब होता है अगर आज अर्निंग कांस्टेंट हो जाए तो भी आपको 86 साल लगेंगे इस रेट को दोबारा देखने के लिए। अपनी हाई पे ट्रेंड का पी 160 तक भी गया है। ये तो इतना पिटने के बाद भी स्टॉक जो है बहुत हाई वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये एक रीज़न इसके क्रैश का है ऑब्वियसली, क्योंकि 80 साल 90 साल जब हम पी पढ़ते हैं ना, बुल रन में हम 400-500 के पी के स्टॉक्स को भी बड़े आसानी से ले लेते हैं,
क्योंकि हम कंसिडर ही नहीं करते। आसान भाषा में मतलब ये होता है भाई पी का, कि अगर 90 का पी है, 90 साल लगेंगे आपको उसे रिकवर करने के लिए, अगर अर्निंग को आप कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 2022 जहाँ पे इसका टर्न अराउंड हुआ था, 4000 करोड़ की सेल्स थी, देन उसके बाद 8000 करोड़ की सेल्स, फिर 12000 करोड़ की सेल्स, एंड देन उसके बाद 2026 में आपकी जो है 20,000 करोड़ की सेल्स है। तो 2025 से 26 आप देखेंगे तो 17 से 20 ही हुआ है। उससे पहले 4 से 8, फिर 8 से 12, लगभग दुगने के रेट पे आपका जो है सेल्स ग्रोथ हो रहा था। आखिरी सालों में जो है सेल्स कांस्टेंट हो गई है, और बड़े वैल्यूएशन के साथ यही होता है। आपका मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ का हो गया, तो आप उस आरओई पे नहीं चल सकते। इतने बड़े मार्केट कैप के साथ आप सेम रिटर्न नहीं निकाल सकते। जब आप छोटे होते हैं तब आप डबल भी हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं। अब लेकिन अब आप 1 लाख करोड़ की ब्रांड हो गए, तो वहाँ पे आपको दोबारा डबल होने में बहुत बड़ा टर्न अराउंड करना पड़ेगा, बहुत बड़ी कैपिटल झोंकनी पड़ेगी। हालांकि बिजनेस मॉडल में ट्रेंड पे कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेंड जो है आपका ज़ूडियो जो है वो टारगेट करता है सस्ता फैशन रेंज, जो कि आजकल बहुत ट्रेंडी है भी, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सब खरीदते हैं भाई। 200 से 400 की रेंज में अच्छे कपड़े मिलते हैं, अच्छे स्टोर एक्सपेंशंस हैं। इस पर आएंगे अभी क्या गलत हो रहा है और क्या चीज़ हो रही है। फिर आपका जो ROE है वो आपका 24 का है, 24%। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 24% है। ट्रेंड को लेके मैं एक स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरी एक क्लाइंट है जो मेरी दोस्त भी हैं, तो हम पहले बता दे रहा हूँ, ये सारी बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं है, ये पूरी वीडियो जो है स्टडी पर्पस के लिए है। पिछली बार चैनल में 1-2 वीडियोस पे ये भी आया था कि यू आर रॉन्गली प्रोपोगेटिंग थिंग्स, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ भाई, ये बिल्कुल बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप कहानी सुना रहा था मैं आपको, है ना। तो बेसिकली वो मेरी क्लाइंट भी थी और मेरी दोस्त भी थी। तो उनने मेरे से बोला कि हमें जो स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है ट्रेडिंग के लिए ना, लास्ट 6 मंथ, अगर आपको ट्रेडिंग की एक्सेप्टेंस चाहिए तो लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आपको अपलोड करनी है, ठीक है। तो हमने कहा कि ठीक है हम अपलोड कर लेते हैं। फिर उन्होंने बोला कि आप चेक करिए कि कितना इनफ्लो आया है, कितना आउटफ्लो आया है। उन्होंने कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा था कि एक बार चेक कर लो यार, मैंने इतने सारे UPI किसको किए हैं, पैसे कैसे कम हो गए। तो मैंने कहा लाओ स्टेटमेंट दे दो। मेरे पास स्टेटमेंट पड़ी हुई थी, मैंने खोल के देखी तो उसमें काफ़ी सारा ज़ूडियो था। तो हमने उनसे पूछ लिया, हमने कहा ज़ूडियो तो हमने जो पूछा था, हमने इसलिए पूछा था कि मैं शॉपिंग उतनी करता नहीं हूँ, ठीक है। बाहर नहीं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, एकदम इनसाइड रहता हूँ, सारी ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ। अनटिल एंड अनलेस शादी की शॉपिंग ना हो, मैं बाहर शॉपिंग करता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो हमने पूछ लिया उनसे, क्योंकि मेरा आउटर आउटलेट ऐसा नहीं है, 1-2 बार मैंने नाम सुना था, गया भी था मैं, बट आउटर आउटलेट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था नहीं, ठीक है। तो हमने उनसे पूछा तो वो एकदम भड़क गए कि तुमने मेरा स्टेटमेंट चेक किया, तुम ऐसे कैसे पूछ रहे हो, तुम क्वेश्चन कैसे कर रहे हो, राइट। बट मेरा जो मेन मोटिव था वो ये था कि भाई उस टाइम तक ट्रेंड जो है बहुत बड़ा मल्टीबैगर हो गया था। मैं तुम्हें इंसाइट लेना चाह रहा था कि भाई कैसे चल रहे हैं स्टोर, आगे की क्या ग्रोथ है। बट उस टाइम तो इतना बड़ा मल्टीबैगर हो गया था कि उस लेवल पे लेना पॉसिबल ही नहीं है। पिछले साल की स्टोरी है, पिछले साल के वीडियो में की थी मैंने। तो हो गई इस बात को, मतलब 1.5-2 साल लगभग होने को है अब। तो तब तक हो गया था ट्रेंड 10 गुना 20 गुना तो आराम से हो गया था वहाँ से ना। तो अब आते हैं वापस रेवेन्यू ग्रोथ पे। तो कभी कभी जो है आप साइड इनसाइट्स लेते रह गए कि अगर आपको कोई ब्रांड दिख रहा है, जैसे अब तो ट्रेंड नहीं, अब आपको रेड टेप लेना पड़ेगा। अगर आपको अब मल्टीबैगर लेना है तो आपको लग रहा है बढ़िया स्टॉक है, तो एक बार जाके देख लीजिए लिस्टेड। अभी तो इंडिया वालों का हालत ये है, अभी मेलोडी वाली वीडियो वायरल हुई, मेलोनी और मोदी जी की, एंड लोगों ने पार्ले इंडस्ट्रीज़ के शेयर भगा दिए। ये तो हमारी भाई नॉलेज है। पार्ले इंडस्ट्रीज़, जो कि पार्ले से उसका कोई लेना देना नहीं है, पार्ले अपना IPO प्लान कर रहा है। ब्रिटानिया के बाद दूसरी सबसे बड़ी ब्रांड है इंडिया के बिस्किट कंजम्पशन ये वाले सेक्टर में। पार्ले का IPO भी नहीं आया, तो पार्ले इंडस्ट्रीज़ नाम से एक कंपनी है, उसको भगा दिया लोगों ने, और वो अपर सर्किट पे अपर सर्किट मार रहा है। तो ये हालत है भाई। बट ठीक है, हम रेवेन्यू ग्रोथ पे वापस आते हैं, बातें बाद में करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो रेवेन्यू ग्रोथ पे आप वापस आते हैं, ठीक है। अभी देखो मैं एक एक फंडामेंटल एस्पेक्ट को ना एक्सप्लेन करूंगा, डरने की बात नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है आपका 2022 में 73% था, देन उसके बाद 23 में 83% हुआ, 2024 में वो 80%। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको टेक्निकल लेवल्स में बता देता हूँ, ठीक है। अभी जो ट्रेंड का बाइंग लेवल है वो है 4260, 4260 से 4217 के लेवल पे आपको बाय करना है। टारगेट्स जो स्टॉक के हैं वो है 4590, और ऊपर की तरफ अगर ये लेवल भी टूटता है तो लेवल आएंगे आपके 4755, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपको रखना है 4095। बहुत स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। रीज़न अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे ना, वॉल्यूम डिलीवरी ग्रोथ, अगर आप ये देखते हैं कि कितने लोगों ने वो डिलीवरी लेके गए हैं और कितने लोग सिर्फ कॉल पुट कर रहे हैं,
तो बहुत हाई है, लगभग 50% के आसपास के लोग डिलीवरी लेके नहीं गए हैं रिसेंटली ना। तो अब इससे होता क्या है भाई, ये ना ब्रोकर्स का प्ले होता है यहाँ पे, आपका स्टॉक स्टीपली भागेगा, ठीक है। अब उसमें डिलीवरी वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ कॉल पुट हो रही है, क्योंकि डिलीवरी जो वॉल्यूम है उसमें मतलब आप घर स्टॉक को लेके जा रहे हो, आपने पूरा स्टॉक खरीदा है और आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर रहे हो। दूसरा, अगर आपका डेरिवेटिव्स में वॉल्यूम है, मतलब आपने जो है कॉल पुट की वजह से वॉल्यूम आया है। ब्रोकर्स नॉर्मली ये करते हैं, बड़े लेवल पे कॉल ले लेंगे, बड़े लेवल पे पुट ले लेंगे, देन उसमें एकदम से स्टीपली बढ़ता है स्टॉक और देन स्टीपली या तो गिर जाता है। अगर कोई ख़राब रिजल्ट आया तो भट से एक ही दिन में 15-16%, जो वारी के केस में हुआ, लगातार वॉल्यूम्स जो हो रहे थे वो आपके डिलीवरी वॉल्यूम्स कम हो रहे थे 50% के नीचे पहुंच गए थे। एंड देन उसके बाद जो है एकदम से जब रिजल्ट ख़राब आया तो 16% नीचे गिर गया। तो ये भी एक पैटर्न होता है कि आप डिलीवरी वॉल्यूम्स भी देखें, कितना कॉल पुट हो रहा है उसमें और कितना डिलीवरी वॉल्यूम हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये ब्रोकर्स का प्ले है या लोग सच में खरीद के स्टॉक को अच्छे रिजल्ट की वजह से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी डिलीवरी वॉल्यूम श्रिंक हुई है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंसेक्स से बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से दो प्ले होते हैं। जब सेंसेक्स से बाहर जाता है कोई स्टॉक या निफ्टी से बाहर जाता है तो वो इंडेक्स से बाहर चला गया है। तो जितने भी म्यूचुअल फंड्स जिनने इंडेक्स में उसको बाय कर रखा है उनको उसे बेचना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंडेक्स से बाहर चला गया, तो जो नया इंक्लूजन होगा उसको खरीदना पड़ेगा, वो इनके लिए कंपल्शन है, और जो बाहर जाएगा उसको बेचना पड़ेगा। तो सारे जो इंडेक्स फंड्स मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आपकी बिकवाली हो जाएगी, और बड़े बड़े फंड्स की होल्डिंग ऑलरेडी इसमें है। ICICI, निप्पॉन, मीरा एसेट, सबके लगभग ट्रेंड में जो है होल्डिंग है ही, तो वो बेचेंगे पहले, ठीक है। देन उसके बाद ये जो ब्रोकर्स, जो आपका वॉल्यूम श्रिंकेज हो रहा है, इतने सारे जिन ब्रोकर्स ने इनकी कॉल लेके गई होंगे भट से, वो लोग डिलीवरी पे बेचेंगे और शॉर्ट करेंगे उसको। तो वो जो प्रेशर जो आपका आता है ना वो बहुत तेज हो सकता है। लेकिन जब सेंसेक्स से बाहर निकल जाता है, नॉर्मल जो ट्रेंड है वो ये है कि जब कोई स्टॉक सेंसेक्स और निफ्टी से बाहर जाता है उसके बाद, क्योंकि उसकी उस टाइम तक इतनी ठुकाई पिटाई हो चुकी होती है, तो वो जो है उसके बाद अच्छा ही परफॉर्म करता है। आप UPL को देख लीजिए, बाकी स्टॉक्स को देख लीजिए, वो जब भी बाहर होते हैं वो एग्जैक्टली अच्छा टाइम होता है। लेकिन ट्रेंड पे क्योंकि बहुत सारे लोग बेट करते हैं तो थोड़ा कूल ऑफ होने दीजिएगा, या फिर जो है आप इन टेक्निकल लेवल्स को मीट करके बाहर निकल सकते हैं। टारगेट्स मैंने आपको बता दिए, मुझे पता है मेन जो आपका होता है यही होता है भाई, किस लेवल पे बाय करना है। पहले मैं ये स्टार्ट ही कर रहा था तो चैनल बंद हो गया था, वैसे एक्चुअली मैं करना नहीं चाहता। मेरा मेन मकसद ये है कि भाई तुम लोग सीख लो ना सारा फंडामेंटल एनालिसिस करके सारी चीज़ें, कि हाँ भाई ऐसे के स्टॉक को रीड करते हो, खुद ले लो यार। टेक्निकल लेवल्स पे कितना पैसा बना लोगे, 1000-2000। अगर स्टॉक अच्छा मल्टीबैगर आपको मिल गया है, जैसे पिछले चैनल पे जो भी स्टॉक था लगभग वो हर कोई मल्टीबैगर हुआ आपका। साइडर्स पे जब मैंने बात की थी वो आपका पंप एंड डंप था, वो आज 80-90% डाउन है ना। तो ऑब्वियस है कि जितने क्यूपिड के हो गए, नाइला हो गया, सारे स्टॉक लगभग यार, सिक्का इम्प्लांट, आपका लॉयड मेटल्स, आपका CRG होटल्स, आपका लगभग हर स्टॉक जिस पे हमने बात की वो मल्टीबैगर हुआ। तो वो हमने फंडामेंटल कि हाँ भाई इनके फंडामेंटल नंबर्स स्ट्रॉन्ग है, अच्छा फ्यूचर है। सेलकोर गैजेट हो गया, बाकी सारे, तो ऑब्वियस कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे हैं। दिस इज़ वाई आइडिया पे बात की थी हमने, ठीक है। बजाज कंज्यूमर्स पे बात की थी। ये तो भाई मैं इंट्रो में डालूंगा ना सारे जो मल्टीबैगर हो गए इतने सारे स्टॉक। तो ऑब्वियस है कि फंडामेंटल एकदम अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर इन टेक्निकल्स पे जाइए। हालांकि अपना 200 डे मूविंग एवरेज से भी नीचे है अभी स्टॉक, तो उस लेवल के हिसाब से आप इजीली उसे बाय कर सकते हैं। नंबर्स रिलेटिवली ख़राब है, उतने ख़राब नहीं है, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम श्रिंक है तो फिर ये ढपाक से नीचे गिर भी सकता है। पर फंडामेंटल लेवल पे जब बाहर निकले, थिकाई पिटाई ठीक ठाक हो जाए, आप खरीद के रख सकते हो। अभी कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप देख सकते हो, मतलब खरीद के रख सकते हो, गलत वर्ड बोल गया मैं। आप देख सकते हो स्टॉक आपको सही लगे तो, ठीक है। बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है कोई भी। अगर आप अर्निंग पर शेयर्स देखेंगे तो 2021 में 4.11 रुपीज़, 12.81, देन उसके बाद 41, देन 43, देन 48 है आपका 2026 में। तो आप EPS में भी देखेंगे कि पहले बहुत रैपिड ग्रोथ थी, ऑलमोस्ट डबल की। देन उसके बाद जो है 2026-25 में ऑब्वियस है जब एक मार्केट स्लो डाउन आता है तो ये नंबर्स में आपका रिफ्लेक्ट होता ही है, और इतना बड़ा एक्सपेंशन भी तो हो चुका है। अगर आप नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो 2021 में -181 करोड़ था। देन उसके बाद 2022 जहाँ पे स्टॉक का टर्न अराउंड स्टार्ट हुआ वो 35 करोड़ हो गया। देन 394 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया, इसीलिए इतना बड़ा मल्टीबैगर बना। देखिए आप नेट प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। देन उसके बाद 1477 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। देन उसके बाद 1.5
का आपका नेट प्रॉफिट आया 2025 में और 1.7 के यानी कि 1700 करोड़ का प्रॉफिट आपका आया 2026 में। स्लो डाउन हुआ है बहुत शार्पली, आप देखो 35 से 394 ऑलमोस्ट 10 टाइम्स, देन 394 से 1400 ऑलमोस्ट 3 टाइम, फिर से 1500 से 1700, एकदम स्टीप, कोई डबल नहीं। तो बहुत ग्रेजुअल, जहाँ एक स्टॉक पहले निगेटिव से पॉजिटिव गया, देन उसके बाद 4 टाइम 5 टाइम अपना नेट प्रॉफिट निकाल रहा था, एकदम से डाउन पे चला गया। ठीक है, अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट में जो स्टीपनेस आई है ना, ये एक और रीज़न है शार्प फॉल का। अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करोगे तो 111 करोड़ का था आपका 2022 में, फिर 552 करोड़ यानी कि 552 करोड़ का हुआ, देन उसके बाद 1.9 के 1900 करोड़ का आपका प्रॉफिट हुआ, देन उसके बाद 2030 करोड़ का आपका प्रॉफिट आया, देन उसके बाद 2236 करोड़ का ही आपका 2026 में आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स रह गया। ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट डिक्लाइन है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ये नंबर्स तो आपके रहेंगे ही। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं, क्या होता है ये फंडामेंटल एक्सपेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इस पे भी किसी और वीडियो पे अलग से बात करेंगे। जैसे आज हमने पी एक्सप्लेन किया, कुछ और अगले दिन एक्सप्लेन कर देंगे। तो दिसंबर 2023 में 629 करोड़ था, फिर 24 में 847 करोड़ हुआ, देन 25 में 1081 करोड़ हुआ, और जो है आपका डिक्लाइन हो गया 2026 में 911 करोड़, यानी कि 911 करोड़ पे प्रॉफिट आ गया। बड़ा दिक्कत हो रहा है भाई हिंदी से इंग्लिश ना, हिंदी में नंबर जो दिमाग में हिंदी में स्ट्राइक कर रहे हैं और मैं जो बोल रहा हूँ वो इंग्लिश में बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 911 करोड़ का आपका 2026 में आया। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आपका डिक्लाइन है। पिछले 10 साल के अगर आप आरओई की बात करें तो वो 17% का है, 5 साल में 24% का आरओई है, 3 साल में 29% का आरओई है। कभी कभी मैं हिंदी के वर्ड्स बोल देता हूँ, अगर कोई नॉन हिंदी स्पीकिंग बंदा है तो मुझे बता देना, करेक्ट कर देना, मैं 17 की जगह 17 बोलूँगा, दैट्स ओके। इंग्लिश में मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बाईलैंग्वेज लोग, अभी तो कम्युनिटी छोटी है बट बाद में पिछले चैनल पर जैसा हुआ था काफ़ी सारे बाईलैंग्वेज लोग आ जाते हैं, तो बेटर है कि स्टैट्स जो है ना सबको समझ आते हैं, और जो थोड़ी बहुत हिंदी तो इंडिया में सभी समझ लेते हैं, तो स्टोरी बिहाइंड की उस स्टैट को पढ़ना कैसे, जैसे मैंने अभी पी समझाया आपको, वैसे ये आरओई किसी और वीडियो पे सारे फैक्टर्स, पिछले वीडियो पे पिछले चैनल पे मैंने ये सारे फंडामेंटल एक्सपेक्ट्स एक एक करके एक्सप्लेन किए थे। ये तक भी बताया था कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड शेयर्स हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड शेयर्स हैं, उनमें कौन से फैक्टर्स पढ़ने हैं, उनका क्या मतलब होता है, डेबिटर डेज, सारे के सारे पीई, आरओई, पीबी, बुक वैल्यू, सब चीज़ एक्सप्लेन की थी। अब हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट कर रहा हूँ, पिछले 7 दिन में 3 ही वीडियो बनाई है। पहले नॉर्मली हम पर डे एक वीडियो करते थे, ठीक है थोड़ा बहुत आलस बना मेरे में भी है, बट ग्रेजुअली हम लोग फिर से करेंगे। मेरे लिए थोड़ा टफ है, पिछला चैनल डिलीट हो गया, मैंने सोचा तो था नहीं, बट ठीक है हम फिर से बात करते हैं। तो आपका प्रॉफिट ग्रोथ स्लो हुआ है, आपका सेल्स स्लो हुआ है, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन स्लो हुआ है, सारे नंबर्स ऑब्वियसली स्लो हुए हैं, और आपकी जो आउटलेट है पुराने आउटलेट से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये इतना ख़राब रिजल्ट नहीं है। ब्रोकर्स प्ले लेवल सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए, पूरा वीडियो देखिए, देन उसके बाद खुद देख लीजिए कि आपको स्टॉक के साथ क्या करना है। कल बात करेंगे किसी और स्टॉक पे, और मैं स्टिकली कोशिश करूंगा भाई कि मैं 1 वीडियो पर डे वाले स्टॉक पे आ पाऊँ। ये एक्चुअली न्यूज़ वाला स्टॉक था, इसको मैं वैसे इतने बड़े बड़े स्टॉक्स पे मैं नॉर्मली बात करता नहीं हूँ जिस पे लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो। आई एम मोर फॉर फैन ऑफ स्टॉक्स जो लोग जिन पे बात नहीं कर रहे होते हैं ना, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करूँगा दोबारा उन पे वापस जा पाऊँ, बट अभी के लिए इतना ही। कल बात करेंगे किसी और स्टॉक पे या किसी और टॉपिक पे। बाय बाय।